தினம்தோறும் விளக்கேற்ற நல்ல எண்ணெய் இதயம் நல்லெண்ணெய். தொழிற்சாலை மற்றும் நிறுவனத்தின் மின்சார தேவையை வங்கி நிதி உதவியுடன் சொந்தமாக சோலார் பிளான்ட் அமைத்து முழுமையாக நீங்களே பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு வேலன் இன்ஃப்ரா ப்ராஜெக்ட் பிரைவேட் லிமிடெட், சென்னை. मित्रों, जैसा कि आप सबके ध्यान में आया ही है, कल राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की बैठक शाम को आहूत की गई है और कुल मिलाकर के अभी तक 38 हमारे पार्टनर्स, जो हमारे एनडीए के पार्टनर्स हैं, उनकी कंफर्मेशन आ चुकी है। तो 38 पार्टनर्स कल इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे जिनकी कंफर्मेशन आई है। पिछले 9 सालों में एनडीए का जो एक व्याप है वो बढ़ा है, स्कोप भी बढ़ा है और कुल मिलाकर के जो डेवलपमेंट का एजेंडा है, उस डेवलपमेंट के एजेंडे को परस्यू करने के लिए जो इंडियन पॉलिटी में, भारत के राजनीतिक परिदृश्य में जो लोगों की चाहत बढ़ी है और हर देश के कोने कोने में पॉलिटिकल पार्टीज डेवलपमेंट के साथ अपने आप को समावेश कर रही हैं, उसके कारण से स्कोप ऑफ द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस हैज़ इंक्रीज्ड। और इसके साथ साथ जो स्कीम्स हैं, जो नीतियां हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चल रही हैं, विच इज़ लीडिंग फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री ऑन ऑल फ्रंट्स, right from national security to international politics to the empowerment of the people, ये सब चीज़ों का एक असर पड़ा है और इसलिए एक एनडीए के प्रति एक उत्साह के वातावरण के साथ कार्य को आगे बढ़ाने में सब लोगों ने अपनी रुचि दिखाई है। दूसरा विषय है गुड गवर्नेंस का। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में 9 साल के अंदर गुड गवर्नेंस के कार्य को और नीतियों को और स्कीम्स को और उसके टूल्स को वो कैसे बढ़े और कैसे हम गुड गवर्नेंस दे सकें, इसके बहुत ही सफल प्रयास हुए हैं और यह एक सतत प्रक्रिया है। इट इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस और कंटिन्यूअस प्रोसेस के साथ साथ गुड गवर्नेंस के का जिसे हम कहते हैं कि फिनिश्ड प्रोडक्ट और अच्छा कैसे हो सकता है और उसके लिए बेटरमेंट के लिए जो इंटरवेंशंस की ज़रूरत होती है, उसके प्रति एनडीए की गवर्नमेंट हमेशा सजग रही है। आज मैं आपके साथ ये शेयर कर सकता हूँ कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र में 28 लाख करोड़ रुपए हैव बीन डायरेक्टली ट्रांसफर्ड टू द बेनिफिशियरीज right into their accounts, and still we are trying to see to it. We have been able to block check the leakage of 4 to 5 लाख करोड़ जो लीकेज का स्कोप था। उसी तरीके से अगर हम देखें, डिजिटल टूल्स का उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में गवर्नेंस में बढ़ा है, जिसके कारण एक पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी, उसको हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। जब हम एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल कहते हैं तो वह भी 9 साल के अंदर फोकस्ड हुई है और वो एक तरीके से तयशुदा तरीके से सभी सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी को एड्रेस करने के लिए की गई है। गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, महिला, किसान, इन सब के प्रति स्कीम्स को फोकस किया गया है और फोकस करने के कारण इनके एम्पावरमेंट में हम लोगों को बहुत ही सफलता मिली है और इसके कारण भी एनडीए और एनडीए के घटक दलों में एक उत्साह, एक वातावरण देखने को मिलता है और तीव्र गति से आगे चलने की आकांक्षा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। उसी तरीके से ज़ीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और ज़ीरो टॉलरेंस की दृष्टि से, जैसे मैंने कहा, कि सतत गवर्नमेंट के अंदर भी टूल्स का उपयोग करना, थर्ड पार्टी सपोर्ट लेना और कोई भी किसी भी तरीके का करप्शन बर्दाश्त न होना, इस बात को भी हम आगे लेकर के चले।
एक मैं आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि पिछले 9 सालों में स्ट्रॉन्ग लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, यह हम सब लोगों को देखने को मिली है, जिसको देश ने भी सराहा है और एक बहुत ही पॉजिटिव वातावरण बना है। एक साधारण भारतीय भी गौरवान्वित महसूस करता है जब वो देखता है, बेचारा पढ़ा लिखा भी कम है, तब भी वो जानता है कि मोदी जी ने कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में एक मिसाल पेश की है, जहां बड़े बड़े डेवलप्ड देश अपने आप को अनडिसाइसिवनेस के कारण, अनिर्णयता की स्थिति के कारण वह सफल नहीं हुए, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कोविड मैनेजमेंट में दुनिया में मिसाल दी है। और मिसाल सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने लॉकडाउन लगाया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि लॉकडाउन के दौरान देश को तैयार किया, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि आपने वैक्सीन बना ली 9 महीने के अंदर, सिर्फ इसमें ही नहीं है कि वैक्सीन बना करके इसके साथ साथ 220 करोड़ डोज, डबल डोज विद बूस्टर दे करके देश को निजात दिलाया। और सब जगह पर कोविड की लड़ाई इन गवर्नमेंट्स ने लड़ी, यहां मोदी जी ने कोविड की लड़ाई समाज के साथ और देश के साथ लड़ी, और देश ने लड़ा उसका नेतृत्व मोदी जी ने किया, लेकिन उन्होंने देश को साथ अपने लेकर के चले। तो यह पीपल्स पार्टिसिपेशन, इसका भी एक इसमें हम लोगों को मिसाल देखने को मिलती है। अभी आर्थिक जगत की बात हो रही है, तो आर्थिक जगत की दृष्टि से भी देखा जाए तो जब दुनिया की आर्थिक स्थिति एक आर्थिक मंदी से गुजर रही है, जब दुनिया में भी यूक्रेन वॉर के सप्लाई चेन का असर पड़ रहा है, जब दुनिया में भी कोविड मैनेजमेंट के कारण तकलीफें आई हैं, वहाँ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोलता है कि इंडिया की इज़ वन ऑफ द मोस्ट स्टेबल इकोनॉमी एंड इट इज़ द ब्राइट फ्यूचर। मॉर्गन स्टेनली बोलते हैं कि यह एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये की ड्राइवर है फॉर एशिया एंड फॉर द ग्लोबल ग्रोथ। हमारी गरीबी आज 22% से घट करके 10% से कम हो गई है अकॉर्डिंग टू IMF। हमारी अति गरीबी 1% से भी कम हो गई है। तो इसलिए एक NDA के प्रति लोगों का रुझान एक आइडियल अलायंस है। ये अलायंस सत्ता के लिए नहीं है, ये अलायंस सेवा के लिए है, ये अलायंस भारत को मजबूत करने के लिए है और भारत को मजबूती देने के लिए है। जहाँ तक UPA का सवाल है और ये जो ऑपोजिशन के अलायंस है, ये भानुमति का कुनबा है और कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरीके का ये अलायंस है। न तो इनके पास नेता है, न ही नीयत है, न ही नीति है और न ही फैसला लेने की ताकत है। यह फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए अच्छा है, लेकिन सच्चाई यह है कि न तो इनके पास कोई फैसला लेने की ताकत है और न ही वो नीयत है, न ही नेता है। स्वार्थ की राजनीति पर आधारित ये एकता की जो बुनियाद है वो बड़ी खोखली है और इसीलिए यह कोई डिलीवर करने के लिए नहीं है। यह 10 साल के UPA के सरकार के भ्रष्टाचार और घोटालों का टोला है। 10 years of non-governance, corrupt government, corruption, उसका ये टोला है और 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले को से बचने का और उस पर एक्शन न हो, उसके लिए यह एक जुड़ाव है, एक टोले का जुड़ाव है। इसको हमको स्पष्ट रूप में समझ लेना चाहिए, ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। देश ने तय कर लिया है कि 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में इस संकल्प के साथ कि हमारी एकता जो देश के हित के ऊपर आधारित है, अटूट है, अटल है और हम फिर एक बार 2024 में NDA रिजॉल्व करेगा कि हम मोदी जी के नेतृत्व में देश फिर से एक बार NDA की सरकार बनाएगा। तो ये कल हमारी NDA की मीटिंग के एक तरीके का विचार है, उसको हम लोग आगे बढ़ाने वाले हैं। मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूँ। मित्रों, बहुत सारे लोग देख रहा हूँ मैं सवाल पूछना चाहते हैं। हम कोशिश करेंगे कुछ सवालों को ले पाने की। विकास भदौरिया। दादाजी, मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि
जो वापस आए हैं, खासतौर पर पंजाब का अकाली दल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आने वाले आरएलडी, क्या इनसे भी कोई बातचीत चल रही है? अंदर से कोई शामिल हो रहा है कल की बैठक में? देखिए, कल की बैठक में कौन लोग शामिल होंगे ये आपको कल पता, तस्वीर सामने हो जाएगी। लेकिन एक बात आप ध्यान में रखिए, हमने पहले भी कहा, एनडीए का एजेंडा स्पष्ट है, देश सेवा के लिए सबको साथ लेकर के चलना। हमने किसी को कभी भी किसी मोड़ पर नहीं छोड़ा है। हमने हमें छोड़ के जाने वालों के बावजूद भी हमारी बातचीत, हमारा व्यवहार, हमारा आचरण हमेशा दोस्ताना रहा है, क्योंकि हमारा ब्रॉडर पिक्चर है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, फॉर दैट लार्जर कॉज। नाउ दे हैव टू डिसाइड फॉर दैट लार्जर कॉज वो कब आना चाहते हैं। समय समय पर रीथिंकिंग शुरू होती है, ये हमारे हाथ में नहीं है, ये उनके हाथ में है। फिलहाल नहीं, हम कभी न्योता देते नहीं है, हम एजेंडा बताते हैं, इसके साथ खड़े होना चाहते हो होइए, हमने भेजा ही नहीं तो हम न्योता क्या दें। तो इसलिए हम बहुत स्पष्ट हैं, हमारे अच्छे वातावरण है, अच्छा उनके साथ बर्ताव है, और जिस दिन हम वो आएंगे उस दिन हम आपको सूचित कर देंगे, उसके पहले तो हम आपको भी सूचित नहीं कर सकते। रविंदर जी, देखिए ना, ये उनका विषय है कि किसको नेता बनाते हैं। अभी तक तो हमको दिखता है कि न नेता है, न नीयत है, न नीति है, न कार्यक्रम है, न फैसला लेने की ताकत है। जब हो जाएगा तब बात करेंगे, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। और दूसरी बात, हम कभी भी किसी दूसरे की कमजोरी पर चुनाव नहीं लड़ते। मैंने कई बार बताया रविंद्र जी, हम अगर तकलीफ में आते हैं तो हम अपनी कमजोरी को ढूंढते हैं, और हम जब जीतने का प्रयास करते हैं, और जब हम जीतने का प्रयास करते ही हैं, वो हम अपनी ताकत पर करते हैं। यतेंद्र जी, सर, जब पहली मीटिंग पटना में यूपीए विपक्षी दलों की हुई थी, तो उसमें एक तरह से आम आदमी पार्टी ने धमकी दी थी कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी तो कांग्रेस नहीं मानती तो वो मीटिंग में शामिल होगी। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार दबाव में आ गई है, और धमकी जो केजरीवाल ने दी उसके प्रेशर में कि कांग्रेस ने कहा कि वो अध्यादेश पर उनका समर्थन करेंगे? ऐसा है, मैंने पहले कहा कि गलत कार्य करने के बाद गलत समझौते ही करने पड़ते हैं। दीज आर ऑल मैनिफेस्टेशंस। मूल बात क्या है कि 20 लाख करोड़ रुपए के घोटाले पर पर्दा, आधे लोग न्यायालय से बेल पर, और पहली सरकार भी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के ही समर्थन से बनाई थी। तो कौन सी नई बात है? ये तो कॉम्प्रोमाइज सिर्फ इतना ही नहीं, इससे कहीं अधिक करने वाले हैं। देवेंद्र प्रसाद, सर, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये कहना है कि क्योंकि उनके गठबंधन की बैठक हो रही थी, इसलिए आप लोग कर रहे हैं, और एजेंसी का दुरुपयोग करके जो आपसे विपरीत विचारधारा वाली पार्टियां हैं उनके साथ आप लोग गठबंधन कर रहे हैं। जाहिर तौर पर ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कांग्रेस पार्टी की एक दिक्कत है कि कांग्रेस पार्टी का पढ़ाई लिखाई से लेना देना बहुत कम है, दूर दूर का रिश्ता नहीं है, कुछ जानते नहीं है। उनको मालूम नहीं है कि इस साल एनडीए 25 साल पूरे कर रहा है अपनी, 25 इयर्स। जब मुझ जैसे लोग कहीं एमएलए हुआ करते थे, आज 25 साल पूरे हो गए। अटल जी ने अपनी पूरा कार्यकाल एज प्राइम मिनिस्टर देश को दृष्टि दी, मोदी जी अपने 2 टर्म्स कंप्लीट कर रहे हैं। ये कुछ पढ़ते नहीं, देखते नहीं, जानते नहीं, फिर इस तरह की बातचीत करते हैं। कुमार, देखिए, उसके बारे में भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न देवेंद्र जी उठाया। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने कहा है कि गलत केस हुआ है, और कौन सा ऐसा केस है जिसमें कोर्ट ने इनको रियायत दे दी है, और कौन से ऐसा कोर्ट में कभी इन पर जब केस हुआ तो मैंने नहीं कहा कि जाओ जाकर के न्यायालय का दरवाजा खटखटा के न्याय लो। जब आपकी बात ही न्याय संगत नहीं है,
तो विक्टिम कार्ड खेलना, बात को घुमाना, इधर से उधर की बात करना। नेशनल हेराल्ड का केस हमने किया है क्या? बेल पर है कि नहीं है? द सन एंड द मदर, इज इट नॉट अ फैक्ट? पढ़े लिखे लोग बार बार उनको उनके दिमाग में डालने की जरूरत है क्या? कौन से ऐसे लोग हैं जो जेल से बाहर आ सकते हैं और वो जेल के अंदर डाले हुए हैं? और कौन सा ऐसा हम लोगों ने काम किया है या ईडी ने किया है जिसके चलते ईडी से प्रश्न किया गया हो? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, दिस इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एवरीबडी हैज गॉट अ राइट, दीज आर इंडिपेंडेंट एजेंसीज। जब तुम जीत जाते हो तो ईसीआई पर बोलते नहीं हो, जब हार जाते हो तो इलेक्ट्रॉनिक में मशीन पर चर्चा करने लगते हो, और आप बार बार हमसे प्रश्न खड़ा करते हो जैसे हम ही कटघरे में खड़े होने के लिए हैं। सर, एक बीजेपी पर आरोप है कि ऑन वन हैंड यू टॉक अबाउट ज़ीरो टॉलरेंस ऑन करप्शन, बट एट द सेम टाइम यू हैव जॉइंड हैंड्स विद पीपल अगेंस्ट whom you have labeled serious allegation of corruption in the past, like Ajit Pawar and others. So, will you assure that the action against these people will continue, and there is also this allegation of using corruption as a tool? देखिए, you have given me an opportunity to clarify this, and this is a very important issue. First of all, you understand one thing, that Bharatiya Janata Party and Bharatiya Janasangh, right from the 50th decade, right from when it came into existence, उस दिन से लेकर के आज दिन तक, it is the only political party which is ideologically in continuity pursuing the issues for which it has come into existence. May it be Article 370, may it be Ram Mandir, may it be other issues. We have always, for strong nation, अब न्यूक्लियर की बात हम लोगों ने कब कही थी? जब लोग हमको हमारा मजाक बनाते थे, लेकिन हमने वो न्यूक्लियर टेस्ट अटल जी ने करके दिखा दिया। तो हमारी कंसिस्टेंसी है। अब ये एक आइडियोलॉजिकल यात्रा है। People join. Somebody understands today, somebody will understand tomorrow, somebody will understand day after tomorrow. आप बोलते हो सबका साथ, उसका साथ नहीं मिल रहा। मैं बोल रहा हूँ आज नहीं मिलेगा, 5 साल बाद मिलेगा। Now the third thing is about the corruption. Law will take its own course. We respect law. We respect the law of the land. We respect constitution. हम संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं। कानून के दायरे में सबको बढ़ने का अधिकार है, और इसलिए इसमें भी उसी तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। लेकिन एक मूवमेंट है, उस मूवमेंट में हमारे साथ कोई जुड़ना चाहता है तो हम जरूर, वो आइडियोलॉजिकल कमिटमेंट के साथ कोई खड़ा होना चाहेगा तो हम चलेंगे। आखिर डेवलपमेंट अकेले हमने तो नहीं करना है, सबने मिलकर करना है। See, आइडियोलॉजी, परसुएशन ऑफ आइडियोलॉजी, ये शाश्वत विषय है। स्ट्रैटेजी is always changing, it's dynamic. What you find today to be wrong may be correct tomorrow, because ultimate goal is to strengthen the ideology. So it is always subjective. Objective is ideology. So for that this persuasion चला रहता है। अब अगर राजेंद्र नगर के रोड में पानी आ गया है तो वाया पटेल नगर जाओगे कि नहीं जाओगे? अखिलेश सर, आपने 38 पार्टियों को कहा है कि कल की बैठक में आएंगी, क्या ये मान करके चलाया कि सभी मिलकर के चुनाव लड़ेंगे, और क्या सीटों के बंटवारे पर भी कोई कल चर्चा हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी वैचारिक पृष्ठभूमि पर देश के हित में 9 साल में किया गया कार्य, उसको आगे बढ़ाना, वह हमारा उद्देश्य है। सीटों के एडजस्टमेंट और ये सब चीजों की बातें, कौन कहां पर क्या, कितना उपयोग कैसे होगा, ये सब चीजें हमारे यहां सिस्टम के अंदर निहित हैं।
वो हमारे जैसे हमारा लोकल यूनिट करेगा, उनके साथ प्रिलिमिनरी कोई डिस्कशन होगी, उसमें से कुछ निकल करके आएगा, फिर आगे देखेंगे। मेगा प्रश्न। ऐसा है, वी वांट दैट द एक्सरसाइज शुड कंटिन्यू, योर एक्सरसाइज शुड कंटिन्यू। हाँ हाँ, हमेशा हम लोग पॉजिटिव सोचते हैं। हिमांशु मिश्रा, कोई बात नहीं, आएगा नंबर। एक मिनट, ऐसा नहीं, हिमांशु मिश्रा। नड्डा जी, मेरा एक सवाल है। 2019 के अंदर जो दल आपको छोड़ के गए थे, उपेंद्र कुशवाहा, 2019 में ही ओम प्रकाश राजभर आपको छोड़ के गए, फिर चिराग पासवान छोड़ के गए, मांझी छोड़ के गए। उन्होंने आपकी विचारधारा के खिलाफ जाकर बोला। अब ऐसी कौन सी जरूरत पड़ गई है आपको कि वो आपके साथ आ गए और आपकी विचारधारा पर उनको विश्वास है, या आगे वो इस तरह से आपको छोड़कर नहीं जाएंगे आपकी विचारधारा? हिमांशु जी, आपने प्रश्न को बड़े अच्छे शब्दों में रखा। वो छोड़ के गए, वो छोड़ के गए, वो छोड़ के गए, वो आए, वो आए, वो आए, और हमसे पूछ रहे हो कि आपको कौन सी मजबूरी थी? वो छोड़ के गए, वो आए। हमने पहले कह दिया कि ना हम किसी को ना हमने किसी को छोड़ा और ना हमने किसी को बुलाया। हमारा काम स्पष्ट है कि हम स्पष्ट रूप में सब लोगों को, हम जेपी नड्डा, आई एम नॉट परमानेंट हियर, लेकिन आइडियोलॉजी इज गोइंग टू रिमेन परमानेंट, पार्टी इज गोइंग टू ग्रो, पार्टी इज गोइंग टू गो फॉरवर्ड। तो हमारे बाद भी जो आएंगे उनको कोई मैं सेट प्रिंसिपल्स दूंगा कि नहीं दूंगा? तो वो सेट प्रिंसिपल एनडीए का है कि हम किसी को छोड़ते नहीं, जो छोड़ के चले जाए उसके प्रति भी हम सद्भाव और प्रेम रखते हैं, और हम जब भी वो आना चाहें वो आ जाएं। देखिए, फिर मैं वही कहता हूं कि उनको पानी दिख गया, अब बाद में समझ में आया कि नहीं यही रास्ता है, तो आ गए। ऐसा है, फिर मैं आपसे कहता हूं कि उनसे पूछिए ना, हमसे पूछ के तो गए नहीं थे। नहीं भैया, सुजीत साहब। सर, मेरा इसी सवाल से जुड़ा हुआ है कि जो पार्टी छोड़ के चली गई थी, उससे लगा कि अगर मैं छोड़ के दोबारा नहीं आया तो ये हमें छोड़ेंगे नहीं। ऐसा है कि ये लोगों के देखने का नजरिया उनका हो सकता है, किसी और का हो सकता है। हमारा नजरिया बहुत स्पष्ट है। देश के हित में चलने वाले लोग जब भी आना चाहें वो आने के लिए हम तैयार हैं। धन्यवाद।